रीविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी ने आपसे कहा, मैं वादा करता हूं। हम्म। ये एक बहुत ही सामान्य सा वाक्य है, लेकिन क्या उस व्यक्ति ने सिर्फ हवा में कुछ ध्वनियां पैदा की, या उसने असल में कोई भौतिक काम किया? बिल्कुल, जैसे किसी को धक्का देना या हाँ, या कोई कागज पर साइन करना। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन ये हमारी भाषा और हमारे संवाद को देखने का पूरा नजरिया ही पलट कर रख देता है। सच में ये एक बहुत ही बुनियादी और गहरा सवाल है। अगर हम इतिहास में पीछे जाएं, तो सदियों तक दर्शन शास्त्र में यही माना जाता था कि भाषा का सिर्फ एक ही काम है, दुनिया का वर्णन करना। अच्छा। हाँ, मतलब भाषा बस एक शीशे की तरह है, जो दुनिया जैसी है उसे बस वैसे ही दिखाती है। 20वीं सदी के मध्य तक तो एक एक विचारधारा थी, लॉजिकल पॉजिटिविज्म। हम्म। उसका बहुत दबदबा था। लॉजिकल पॉजिटिविज्म, ये क्या होता है? आसान शब्दों में कहूं तो उन विचारकों का मानना था कि किसी भी वाक्य का कोई मतलब तभी है जब उसे वैज्ञानिक या गणित के हिसाब से सच या झूठ साबित किया जा सके। ओहो। जैसे अगर कोई कहे कि आसमान नीला है या पानी 100 डिग्री पर उबलता है। हाँ, क्योंकि इन बातों को हम चेक कर सकते हैं, जांचा जा सकता है ना? बिल्कुल। तो इस नजरिए से बाकी सारी बातें, जैसे हमारी भावनाएं, वादे या कोई कविता, ये सब उनके लिए बस एक तरह का शोर थी। इनका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं था। मतलब उनके हिसाब से भाषा का काम सिर्फ एक न्यूज रिपोर्टर की तरह था, जो बस बता रहा है कि क्या घटना घटी। एकदम सही, न्यूज रिपोर्टर वाली बात बिल्कुल सटीक है। लेकिन 1955 में J.L. ऑस्टिन नाम के एक ब्रिटिश दार्शनिक ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ लेक्चर्स दिए थे, जिन्हें बाद में हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स नाम की किताब के रूप में छापा गया। और ऑस्टिन ने ना इस पूरी न्यूज रिपोर्टर वाली बात को ही खारिज कर दिया। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाषा का काम सिर्फ चीजों का वर्णन करना नहीं है, बल्कि भाषा अपने आप में एक कार्य है। उनका सबसे बड़ा तर्क ये था कि शब्द केवल दुनिया का वर्णन नहीं करते, वे दुनिया का निर्माण करते हैं। अरे वाह! जब हम बोलते हैं तो हम केवल कुछ कह नहीं रहे होते, हम कुछ कर रहे होते हैं। ये विचार तो सच में बहुत क्रांतिकारी लगता है ना? तो ये किताब खास तौर पर किन लोगों के लिए है? मतलब मुझे लगता है उन सभी के लिए जो ये समझना चाहते हैं कि बातचीत की असल ताकत क्या है, चाहे वो संचार विशेषज्ञ हों, अदालत में बहस करने वाले वकीलों। बिल्कुल, या कोई भी आम इंसान जो ये जानना चाहता है कि रोजमर्रा की बातों में जब हम कुछ कहते हैं तो असल में पर्दे के पीछे चल क्या रहा होता है। हाँ, ये एक बहुत ही व्यवहारिक गाइड है। इसमें कोई बहुत भारी तकनीकी शब्द नहीं है, बस भाषा की असली शक्ति को समझाया गया है। तो ऑस्टिन ने इस शक्ति को समझाने के लिए मतलब शुरुआत कहाँ से की? तो उन्होंने जो सबसे पहली अवधारणा दी वो थी कंस्टेटिव और परफॉर्मेटिव वाक्यों के बीच का अंतर। कंस्टेटिव और परफॉर्मेटिव? हाँ, कंस्टेटिव मतलब वर्णनात्मक वाक्य जो दुनिया के बारे में कुछ बताते हैं, जैसे कि बिल्ली चटाई पर बैठी है। ठीक है, ये तो या तो सच होगा या झूठ होगा। बिल्कुल, लेकिन ऑस्टिन का पूरा ध्यान उन वाक्यों पर था जिन्हें उन्होंने परफॉर्मेटिव कहा, यानी क्रियात्मक वाक्य। ये वे वाक्य हैं जो किसी घटना की रिपोर्ट नहीं देते, बल्कि उन्हें बोलना ही घटना को करना है। एकदम सही। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मुझे ये किसी जादूगर के मंत्र जैसा लग रहा है। जादूगर का मंत्र? वो कैसे? मतलब जब कोई जादूगर अपनी छड़ी घुमाकर आबरा का डाबरा कहता है, तो वो दर्शकों को ये नहीं बता रहा होता कि जादू कैसा दिखता है, वो उस मंत्र को बोलकर असल में जादू कर रहा होता है। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। शब्द ही वो ताकत हैं जो बदलाव लाते हैं। ऑस्टिन भी ठीक यही तर्क दे रहे थे किताब में। उन्होंने जो उदाहरण दिए है ना, उनसे ये बात एकदम साफ हो जाती है। जैसे कि? कौन से उदाहरण? मान लीजिए शादी के दौरान जब कोई कहता है मैं तुम्हें अपने पति या पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ, हाँ, तो वो व्यक्ति किसी पुरानी शादी का वर्णन नहीं कर रहा है, वो उन शब्दों को बोलकर उसी पल शादी के बंधन में बनने का कार्य कर रहा है। सही बात है। या फिर किसी जहाज का नाम रखना हो, जब कोई जहाज के आगे बॉटल फोड़कर कहता है कि मैं इस जहाज का नाम क्वीन एलिजाबेथ रखता हूँ, तो वो कोई तथ्य नहीं बता रहा, वो उस जहाज को एक नई पहचान दे रहा है। और शायद शर्त लगाना भी ऐसा ही है। बिल्कुल, जब आप कहते हैं कि मैं तुमसे 500 रुपए की शर्त लगाता हूँ, तो आप शर्त का वर्णन नहीं कर रहे होते, वो शब्द बोलना ही शर्त लगाना है। पर एक मिनट, यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल मेरे जहन में आ रहा है। अगर ये परफॉर्मेटिव वाक्य जादू के मंत्र की तरह है
और ये किसी चीज का वर्णन नहीं कर रहे हैं, तो क्या मैंने सच या झूठ कह सकते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। मतलब क्या कोई मैं शर्त लगाता हूं को झूठ कह सकता है? यही तो ऑस्टिन की सबसे बड़ी खोज थी। अच्छा। परफॉर्मेटिव वाक्य कभी भी सच या झूठ की कसौटी पर परखे ही नहीं जा सकते। अच्छा। हाँ, क्योंकि वे किसी तथ्य का दावा कर ही नहीं रहे हैं, तो उन्हें झुठलाया कैसे जाएगा? इसके बजाय ऑस्टिन ने कहा कि ये वाक्य सिर्फ सफल या असफल हो सकते हैं। सफल या असफल? हाँ, उन्होंने अंग्रेजी के हैप्पी और अनहैप्पी शब्दों का इस्तेमाल किया इसके लिए। अगर परिस्थितियां सही हैं, नियम मारे गए हैं, तो कार्य सफल होता है, अगर नहीं तो वो विफल हो जाता है। और यहीं से ऑस्टिन की इनफेलिसिटीज यानी विफलताओं की अवधारणा आती है। इनफेलिसिटीज? क्या इसका मतलब यह है कि मैंने कुछ बोलने की कोशिश की और मेरी जबान फिसल गई तो वो काम नहीं हुआ? नहीं, जबान फिसलने से कहीं ज्यादा जटिल सामाजिक नियम होते हैं इसमें। अच्छा। ऑस्टिन के मुताबिक जब शब्द अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं तो वो इनफेलिसिटी है। उन्होंने इसे दो मुख्य हिस्सों में बांटा है, मिसफायर और एब्यूज। मिसफायर, जैसे बंदूक मिसफायर हो जाती है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। मिसफायर तब होता है जब कार्य पूरी तरह से प्रभावहीन या शून्य हो जाता है। मतलब आपने जो करने की कोशिश की वो तकनीकी और सामाजिक रूप से हुआ ही नहीं। इसका कोई रोजमर्रा का उदाहरण हो सकता है क्या? चलिए उसी जहाज वाले उदाहरण को लेते हैं। मान लीजिए आप एक बंदरगाह पे टहल रहे हैं, वहां एक नया जहाज खड़ा है। ठीक है। आप अचानक दौड़ते हुए जाते हैं, एक प्लास्टिक की बोतल जहाज पर मारते हैं और चिल्लाते हैं, मैं इस जहाज का नाम मिस्टर स्टालिन रखता हूँ। हाँ, ठीक है। तो क्या वो जहाज अब मिस्टर स्टालिन बन गया? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास उस जहाज का नामकरण करने का कोई आधिकारिक अधिकार ही नहीं था। समझ गया। यहाँ शब्द तो आपने बोले, व्याकरण भी बिल्कुल सही था, लेकिन सामाजिक संदर्भ और अधिकार नहीं था आपके पास। इसलिए वो पूरी प्रक्रिया एक मिसफायर हो गई, काम हुआ ही नहीं। हाँ, क्योंकि मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं थी। एक और उदाहरण लेते हैं। अगर ऑफिस में कोई सहकर्मी दूसरे सहकर्मी से मजाक में कह दे, तुम नौकरी से निकाले गए, तो क्या उसकी नौकरी चली जाएगी? नहीं, क्योंकि निकालने का हक तो सिर्फ बॉस का है। एकदम सही। समझ गया। यानी मिसफायर में तो इंजन चालू ही नहीं हुआ। तो फिर ये एब्यूज या दुरुपयोग क्या चीज है? अब्यूज तब होता है जब इंजन चालू हो जाता है, गाड़ी चल भी पड़ती है, लेकिन ड्राइवर की नीयत खराब होती है। अच्छा। मतलब प्रक्रिया तो आपने पूरी सही ढंग से की, लेकिन आपका काम अंदर से खोखला था। इसे आप बुरे इरादे से किया गया काम कह सकते हैं। ऑस्टिन ने इसके लिए वादे का उदाहरण दिया है। वादे का? कैसे? मान लीजिए कोई कहता है, मैं कल तुम्हारी मदद करने आऊंगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका आने का कोई इरादा ही नहीं है। अरे एक मिनट रुकिए, ये तो सीधा सीधा झूठ हुआ ना? हम्म अगर मुझे पता है कि मैं नहीं आऊंगा और फिर भी मैं कह रहा हूं कि मैं आऊंगा, तो ये एक वर्णनात्मक झूठ क्यों नहीं है? दार्शनिक रूप से देखा जाए तो यही सबसे बारीक अंतर है जो ऑस्टिन ने समझाया है। देखिए, जब कोई कहता है मैं वादा करता हूं, तो वो व्यक्ति अपने दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उसकी रिपोर्ट नहीं दे रहा है। वो वास्तव में वादा कर रहा है। वो वादा सामाजिक रूप से शून्य नहीं है, जैसे वो जहाज वाला मिसफायर था। हाँ, वादा तो उसने कर दिया। बिल्कुल, वादा पूरा हो गया है और वो व्यक्ति उस वादे से बंध चुका है। अब अगर वो कल नहीं आता है, तो समाज ये नहीं कहेगा कि उसने एक झूठा बयान दिया था। समाज कहेगा कि उसने अपना वादा तोड़ा है। एकदम सही, उसने वादा तोड़ा है। ये पूरी प्रक्रिया का एक एब्यूज है। ऑस्टिन ने ना एक प्राचीन यूनानी नाटककार का जिक्र किया है, यूरिपिडीज। उनके नाटक का एक किरदार कहता है, मेरी जीभ ने कसम खाई लेकिन मेरे दिल ने नहीं। ओहो। लेकिन ऑस्टिन के लिए दिल चाहे जो भी कहे, अगर जीभ ने कसम खाई है तो कसम खाई जा चुकी है। ये सच में हमारे सोचने के तरीके को चुनौती देता है। हम तो हमेशा इंसान के इरादे को सबसे ऊपर रखते हैं, लेकिन ऑस्टिन कह रहे हैं कि समाज के लिए बोला गया शब्द ही अंतिम कार्य है। बिल्कुल। और बात यही खत्म नहीं होती। जब ऑस्टिन ने इस पर और गहराई से काम किया, तो उन्हें एक और बहुत बड़ी बात समझ आई। क्या? शुरू में उन्हें लगता था कि सिर्फ कुछ खास तरह के वाक्य ही परफॉर्मेटिव या कार्य होते हैं, जैसे वादा करना या शर्त लगाना। हाँ, जो हमने अभी डिस्कस किया। लेकिन फिर उन्हें लगा कि हर कथन, यहाँ तक कि एक साधारण सा वाक्य भी किसी न किसी रूप में एक कार्य ही है। हर वाक्य? हाँ, चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। जब कोई कहता है कि आसमान नीला है, तो वो सिर्फ एक वर्णनात्मक वाक्य नहीं बोल रहा है, वो असल में दावा करने का कार्य कर रहा है। अच्छा, वो असर्ट कर रहा है। हाँ,
तो इस बात को समझने के बाद ऑस्टिन ने एक नया ढांचा तैयार किया। उन्होंने कहा कि कोई भी संवाद 3 अलग-अलग स्तरों या आयामों में काम करता है। ये 3 आयाम कौन से हैं? लोक्यूशनरी, इलोक्यूशनरी और परलोक्यूशनरी कार्य। ये तो बड़े भारी तकनीकी शब्द लग रहे हैं। सुनने में लगते हैं, लेकिन समझना बहुत आसान है। पहला है लोक्यूशनरी कार्य। ठीक है। ये बस व्याकरण और अर्थ का पालन करते हुए शब्द बोलने का भौतिक काम है, जैसे डिक्शनरी से शब्द निकालकर एक वाक्य बना देना और उसे मुंह से बोल देना। मतलब सिर्फ ध्वनियां निकालना। हाँ। दूसरा है इलोक्यूशनरी कार्य। ये बहुत अहम है। ये है बोलने में छिपी हुई शक्ति या इरादा। मतलब जब वो शब्द बोले गए तो उनका सामाजिक काम क्या था? क्या काम था मतलब क्या वो एक चेतावनी थी या कोई सलाह थी, कोई आदेश था, या आपने माफी मांगी? अच्छा, समझ गया। शब्द के पीछे की ताकत। बिल्कुल। और तीसरा है परलोक्यूशनरी कार्य। ये क्या होता है? ये होता है उन शब्दों को बोलने के बाद जो अंतिम प्रभाव या नतीजा निकलता है। मतलब सुनने वाले पर उसका क्या असर पड़ा, क्या वो डर गया, क्या वो मान गया, या उसे तसल्ली मिली। इसे समझने के लिए क्या हम आज के समय का कोई आम सा उदाहरण ले सकते हैं? मान लीजिए एक व्यक्ति ने अपने दोस्त को व्हाट्सएप पर एक लंबा सा मैसेज भेजा। ठीक है। दोस्त ने वो लंबी बात पढ़ी और जवाब में सिर्फ एक छोटा सा अक्षर भेजा, के। मतलब सिर्फ अंग्रेजी का के टाइप कर दिया। अगर हम बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये ऑस्टिन के सिद्धांत को लागू करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्थिति है। तो अगर हम इसे तोड़ें, फोन पर वो के टाइप करना और सेंड बटन दबाना, ये तो भौतिक कार्य हुआ, मतलब लोकुशनरी, है ना? बिल्कुल सही। अब उस के को भेजने के पीछे दोस्त का जो इरादा था वो ये दिखाना था कि वो नाराज है या बात को इग्नोर कर रहा है। वो एक तरह से बात को खारिज कर रहा था। तो ये उसका इलोक्यूशनरी कार्य हुआ। हाँ, वो उसका इलोक्यूशनरी इरादा था। और अंत में जब पहले वाले दोस्त ने ओके पढ़ा, उसे बुरा लगा और उसने घबराकर वापस मैसेज किया कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तो ये जो घबराहट पैदा हुई, ये परलोक्यूशनरी प्रभाव हुआ। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? एकदम सटीक विश्लेषण है ये। और इसी उदाहरण से एक बहुत बड़ी बात सामने आती है। क्या बात? रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादातर झगड़े या गलतफहमियां इसी वजह से होती हैं, क्योंकि बोलने वाले का इलोक्यूशनरी इरादा कुछ और होता है और सुनने वाले पर उसका परलोक्यूशनरी असर कुछ और ही पड़ जाता है। अरे हाँ। कोई कह सकता है कि मेरा इरादा तो सिर्फ तुम्हें सलाह देने का था, मतलब ये इलोक्यूशनरी था, लेकिन सुनने वाले को वो एक ताना या अपमान लग सकता है और वो इंसान डिफेंसिव हो जाता है। ये परलोक्यूशनरी हुआ। वाकई ऑस्टिन का ये ढांचा तो हमें ये समझने में मदद करता है कि बातचीत असल में टूटती कहाँ पर है। बिल्कुल। लेकिन तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब हम ये मान लेते हैं कि हर वाक्य एक काम है और उसमें कोई इलोक्यूशनरी ताकत होती है, तो ये तो बहुत बड़ा जाल बन जाएगा। दुनिया में तो लाखों तरह के वाक्य बोले जाते हैं। हाँ, यह व्यवस्था तो थी, लेकिन ऑस्टिन एक बहुत ही व्यवस्थित विचारक थे। उन्होंने इन हजारों इलोक्यूशनरी कार्यों को समझने के लिए इन्हें 5 मुख्य श्रेणियों में बांट दिया। 5 श्रेणियां? हाँ, ये इस बात पर आधारित है कि हम भाषा का इस्तेमाल करके मुख्य रूप से कौन से सामाजिक काम करते हैं। चलिए फिर इन 5 को एक एक करके समझते हैं। पहली श्रेणी क्या है? पहली है वर्डिक्टिव्स, यानी निर्णयात्मक। मतलब कोई फैसला सुनाना? हाँ, इसमें किसी तरह का निर्णय या आकलन देना शामिल है और ये आमतौर पर वो इंसान करता है जिसके पास वो अधिकार हो, जैसे अदालत में जज या क्रिकेट के मैदान में अंपायर। जैसे जब अंपायर उंगली उठाकर कहता है आउट, तो वो सिर्फ ये नहीं बता रहा है कि गेंद विकेट पर लगी है। बिल्कुल। वो उस शब्द से खिलाड़ी को मैदान से बाहर भेजने का काम कर रहा है। भले ही बाद में रिप्ले में दिखे कि आउट नहीं था, लेकिन उस वक्त तो अंपायर के आउट कहने से खिलाड़ी आधिकारिक तौर पर आउट हो गया। मतलब शब्द ने सच बना दिया। यही तो ताकत है। दूसरी श्रेणी है एग्जीक्यूटिव्स। ये अधिकार या शक्ति के प्रयोग से जुड़ी है, जैसे किसी को नियुक्त करना, नौकरी से हटाना या आदेश देना। मतलब बॉस का ईमेल भेजना कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट का लीडर बनाया जाता है। सही कहा। तीसरी श्रेणी है कमिसिव्स, यानी प्रतिबद्धता, जहां हम कमिटमेंट करते हैं। हाँ, जहां बोलने वाला खुद को भविष्य के किसी काम के लिए प्रतिबद्ध करता है। वादे करना, संधि करना या शर्त लगाना, जैसे जब 2 देश शांति समझौते पर साइन करके कहते हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे, वो एक कमिसिव कार्य है। और चौथी है बिहेविटिव्स, व्यवहार संबंधी। ये शायद हम रोज सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या आता है? सामाजिक दृष्टिकोण और भावनाएं दिखाना, माफी मांगना,
बधाई देना या चुनौती देना, ये बहुत दिलचस्प है कि माफी मांगना भी एक कार्य है। कई बार मैंने देखा है कॉर्पोरेट कंपनियां कहती हैं अगर किसी को बुरा लगा हो तो हमें खेद है। ये बहुत खोखला लगता है सुनने में, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ लॉक्यूशनरी वाक्य तो सही है, लेकिन सच्ची माफी वाली वो इलोक्यूशनरी ताकत गायब है। ये एक तरह का एब्यूज हुआ ना। ये बहुत ही गहरा ऑब्जर्वेशन है आपका। जब संस्थाएं ऐसी कंडीशनल माफी मांगती हैं तो वे तकनीकी रूप से बिहेवियर्स का इस्तेमाल तो कर रही हैं, लेकिन ईमानदारी ना होने की वजह से वो सामाजिक रूप से फेल हो जाता है। बिल्कुल। और पांचवी श्रेणी कौन सी है? एक्सपोजिटिव्स, यानी व्याख्यात्मक। ये चर्चा को आगे बढ़ाने और तर्कों को साफ करने के काम आती है, जैसे कहना कि मैं इस बात से सहमत हूं, या मैं ये मानकर चलता हूं, या मेरा निष्कर्ष ये है। इन 5 श्रेणियों को सुनकर एक बात तो साफ हो जाती है, ऑस्टिन सिर्फ ग्रामर या व्याकरण नहीं समझा रहे थे, वे तो ये डिकोड कर रहे थे कि इंसानी समाज काम कैसे करता है। और यही उनके दर्शन की सबसे बड़ी जीत है। उन्होंने उस पुराने तथ्य बनाम मूल्य वाले भ्रम को तोड़ दिया। वही लॉजिकल पॉजिटिविज्म वाला। हाँ, उन्होंने साबित कर दिया कि भाषा का मतलब सिर्फ सच या झूठ होना नहीं है। एक चेतावनी इस बात पर नहीं परखी जाती कि वो सच है या झूठ, वो इस बात पर परखी जाती है कि क्या वो सही समय पर दी गई थी, क्या वो उचित थी। एक माफी की अहमियत इस बात में है कि वो कितनी ईमानदारी से मांगी गई है। बिल्कुल। सच्चाई सिर्फ शब्दों के डिक्शनरी वाले अर्थ में नहीं है। सच्चाई इस बात में है कि आप किस परिस्थिति में, किस अधिकार से और किस इरादे से वो सामाजिक काम कर रहे हैं। ये पूरी चर्चा तो वाकई भाषा को देखने का हमारा नजरिया बदल देती है। तो अगर हम इस किताब और जेएल ऑस्टिन के इस पूरे सिद्धांत का जो मूल संदेश है उसे समेटना चाहें तो वो क्या होगा? अगर एक वाक्य में कहूं तो वो ये है कि हमारे शब्द ही हमारा बंधन है। हमारे शब्द ही हमारा बंधन है? हाँ, भाषा और कर्म दो अलग अलग चीजें नहीं है। बोलना ही कर्म करना है। हम हर दिन अपनी हर बातचीत से अदृश्य अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहे होते हैं। हम रिश्ते बनाते हैं, कमिटमेंट करते हैं और अपनी आवाज से अपनी दुनिया को लगातार बदल रहे होते हैं। और शायद आप सब सुनने वालों के लिए यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हम रोजमर्रा की बातों में कितनी आसानी से शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं। बिल्कुल। जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ जानकारी का लेन देन नहीं कर रहे हैं, हम उन शब्दों के जरिए कोई काम कर रहे हैं। क्या हम अनजाने में कोई वादा कर रहे हैं? क्या हम कोई आदेश दे रहे हैं जहां हमें सिर्फ एक विनम्र सलाह देनी चाहिए थी? अगर हम अपने इन इलोक्यूशनरी इरादों को लेकर थोड़े और जागरूक हो जाएं तो हम बहुत बेहतर संवाद कर सकते हैं। इसके साथ ही ना एक बहुत ही गहरा सामाजिक सवाल भी खड़ा होता है। वो क्या? अगर शब्द वास्तव में कर्म है तो क्या एक व्याकरण के हिसाब से बिल्कुल सही वाक्य वास्तव में एक सामाजिक अपराध हो सकता है अगर उसकी इलोक्यूशनरी ताकत विनाशकारी हो? ओहो। क्या गलत शब्द चुनना या गलत लहजे में बात करना किसी को शारीरिक चोट पहुंचाने जितना ही गंभीर हो सकता है? ऑस्टिन का काम हमें इस बारे में बहुत गंभीरता से सोचने पर मजबूर करता है। सचमुच ये एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा। भाषा सिर्फ एक टूल नहीं है, ये वो ताकत है जिससे हम अपनी दुनिया रचते हैं। ये था आज का विश्लेषण। हालांकि ये चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन ये इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।